कमियां सब में होती हैं पर कामयाबी सारी कमियों को छुपा देती है। ये लाइन बहुत ही सही है और इस लाइन के माध्यम से आप अपनी कमियों को छुपा के अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग करेंगे पीजीटी क्वेश्चन पेपर 2016। हम लोगों ने 2021 का किया हुआ है। मैंने पीडीएफ भी डाल दिया अपने ग्रुप पर। कल 2 लोग ग्रुप में शामिल हुई, उनका बहुत बहुत वेलकम है। जो मेरे ग्रुप में है उनका मैं हमेशा से वेलकम करती रहती हूँ और कल जो लोग शामिल हुए उसका भी वेलकम है। इसके बाद में आप लोग को ये नहीं सोचना है कि पीजीटी है तो मैं क्या करूँ। पीजीटी टीजीटी सब एक ही जैसे है, कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि पीजीटी थोड़ा सा और आपको जानकारी देगा। आप और कहीं से अगर डीप क्वेश्चन भी बनाते हैं टीजीटी के लिए तो आप उसमें कर ले जाएंगे। बस इतना ही है, मतलब कि बेनिफिशियल ही है आपको, आपके लिए खराब या खतरनाक नहीं है। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा, भाग के नहीं जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, फिर कहूँगी, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होने का मतलब ये है कि आपको जानकारी कम होगी और आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे और आप जो है कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि मुझे क्या सही करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। टीजीटी के लिए भी एकदम लाभदायक है, 200% लाभदायक है। पूरा आगे बढ़ने के लिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। कर बहुत सा कमेंट मेरे पास आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, इसलिए नहीं ले सकती। कई नाम 2-4 लिया, 2-4 भूल गया तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक भी किया कीजिए, लाइक भी आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक पूरा किया कीजिए। ठीक है, इसके बाद में लास्ट तक देखा कीजिए, स्किप नहीं करना है, छोड़ के भागना नहीं है। खूब सारा शेयर कीजिए। मेरी आवाज़ आप लोगों को पता तो चले मेरी आवाज़ कितनी दूर तक पहुंचती है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए आज ये शुरू हम लोग करते हैं पीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2016 का। आइए देखते हैं 2016 में क्या कहा गया है, कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या चलचित्र किस प्रकार के विस्तारण शिक्षा विधि है? चलचित्र जो है वो किस प्रकार की विस्तारण मतलब फैलाव शिक्षा विधि है, मतलब कि अपनी शिक्षा को दूर तक फैलाता है। चलचित्र क्या वाचन और दृश्य है, क्या वाचन है, क्या दृश्य है, क्या सुनना है? चलचित्र के बारे में बोल रहा है, जो चित्र चलता है उसके बारे में बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि आपका जो चित्र बोलता है, ये नहीं बोल रहा। अगर बोलता हुआ चित्र होता तो आपका क्या होता, बोलना और चलना दिखना सब। तो आपका चलचित्र है तो इसलिए वो किस पर जाएगा, वो दृश्य पर जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोगों का जो रोकना है, उनको रोग आगे न बढ़ने पाए और स्वास्थ्य में सुधार हो, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोग हर दवा, कि रोग को हर ले ऐसी दवा देना है। प्राथमिक दवा, प्राथमिक उपचार के लिए ही दवा दे, उपचार नहीं प्राथमिक दवा ही दे देनी है। रोकथाम दवा या आधुनिक दवा। तो आपको ये जानना होगा कि जो है जब रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो रोकथाम दवा है। रोकथाम दवा का मतलब ये है कि जो जैसे मान लीजिए कुत्ता काट लिया है तो आप कुछ ऐसी दवा लगाएंगे उस पर ताकि वो आगे ना बढ़े। आप कोई प्राथमिक दवा नहीं देंगे उनको कि आपने प्राथमिक दवा दे दी वो खा लिए, क्या पता वो दवा उनके लिए सूट ना, आप डॉक्टर हो तो अलग सी बात है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा, रोकथाम दवा होगा। ठीक है, आपका आधुनिक दवा भी नहीं, आधुनिक दवा कोई दवा नहीं होता भाई, हर समय फार्मूला चेंज होते रहते हैं, तो क्या आधुनिक क्या पुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। काली खांसी से होता है, काली खांसी से होती है, मतलब खाली खांसी किससे होती है? ठीक है, अगर आपको जो है समस्या हो तो यहाँ पर लिख लेना, काली खांसी किससे होती है। ठीक है, एन मेंटिजिटाइडिस, एम न्यूमोनिए, एस पायोजीन्स, बी पर्टूसिस। किससे होती है बताइए। अब जो आपके मेंटिजाइटिस होता है उसमें क्या होता है, वो मस्तिष्क का समस्या होता है, इसमें भ्रम होता है, मति भ्रम होता है। ठीक है, दौरे पड़ते हैं, आदमी को पागलपन जैसा हो जाता है, वो हो जाता है आपका मेंटिजाइटिस हो जाता है।
उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। यही एन मेनिंजाइटिस से वो मेनिंजाइटिस होता है। एम न्यूमोनिया क्या होता है, एम न्यूमोनिया, निमोनिया जो होता है सर्दी लग जाती है जब, और फेफड़े में आपके कफ, आपके नहीं बच्चों के कफ जम जाता है तो न्यूमोनिया हो जाता है, जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं सादा भाषा में। एस पेयोजीन्स क्या होता है, एस पेयोजीन्स होता है ये टीबी वाला बैक्टीरिया या टीबी वाला जंतु, टीबी वाला विषाणु, टीबी वाला जीवाणु, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये टीबी वाला होता है। इसके माध्यम से टीबी हो जाती है। इसके बाद में बी पर्टूसिस, तो आप सबको पता है काली खांसी का जो जीवाणु है वो बी पर्टूसिस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब क्लियर किया है, और जहाँ भी जरा सा भी समस्या हो आपको ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोला कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बहुत से बच्चे आते हैं और बताते हैं कि दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो, आप मुझे ये चीज़ दिल दे दो, आप मुझे यहाँ पर जो है पढ़ा दो, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। फिर आपको कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन लगे कि ये सही नहीं है, या मैंने गलती से कुछ और टिक मार्क कर दिया है, तो या मैंने अच्छा पढ़ाया है, तो वो सारी चीज़ आप मेंशन कर दिया करो। अच्छा पढ़ाया तो बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई चीज़ गलत पढ़ा दीदी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें को आप अप्रिसिएट करो, और अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं तो उस चीज़ को समझा भी सकते हो। वहाँ कमेंट में अगर आप बहुत अच्छे दिल के हो, आप चाहते हो कि जो है एम्बेरस फीलिंग ना आए, तो आप कमेंट में ना करके आप जो है पर्सनल, आप टेलीग्राम पर पर्सनल, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, दीदी आपने ऐसा ऐसा किया। मेरे साथ 4-6 लड़कियाँ ऐसी हैं जो मुझे पर्सनल बता देती हैं कि दीदी आपने जो ये बताया था इसको ज़रा डिफिनीसन दे दीजिए मुझको, ठीक है। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कमी ना रहे, लेकिन कहीं अगर रहे तो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं, अन्य गैसें आपको पता है ऑक्सीजन बहुत है, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत है, बहुत सारी गैसें हैं अपने यहाँ, ठीक है। अगर गैस नहीं हो तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए बहुत सारी गैसें हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत अधिक ज्वलनशील होती है, तो उसको रोकने के लिए नाइट्रोजन काम करती है। अगर आपके जो है एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस हो तो आग लगेगी, तो बुझाना मुश्किल है। बुझाना क्या मुश्किल जाएगा, पूरा जीवन, पूरा विश्व जल के राख हो जाएगा। इसलिए उसके लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्यों, नाइट्रोजन ठंडा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सो कूल, आपका जो कृत्रिम बर्फ बनता है वो ना आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं, ऑर्गन है, नियान है, अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड है। आप बताओ कौन सी गैस ऐसी है। तो अल्प मात्रा में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ऑर्गन है और नियॉन है। सबसे ज़्यादा क्या है, ऑर्गन और नियॉन, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाया जाता है। जैसे मतलब यहाँ पर आपका डैश है, अधिकतर कैसे स्थानों पर पाया जाता है, आप कर सकते हैं। सार्वजनिक हॉल, सिनेमा, कारखाना, बस अड्डे। आप बताओ कहाँ पर होता है। तो आप सबको पता है कि आपके जो हॉल होता है वहाँ पर कृत्रिम आवागमन होता है, ठीक है। कृत्रिम आवागमन आपके हॉल में होता है, सिनेमा घर में होता है, ठीक है, कारखाने में होता है। बस अड्डा तो ऑलरेडी ही वो है, पूरा खुला हुआ है, कोई इसको कमरे में थोड़ी बस अड्डा बनता है। बस अड्डा मतलब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, एयरपोर्ट। ये क्या आपका एरोप्लेन का जो है कमरे में खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता भाई, बैठे ना हो वो अलग सी बात है, लेकिन देखा सबने है कि एरोप्लेन आपके कहाँ खड़ा हो रहा है। ट्रेन सब बैठे हैं, नहीं भी बैठे तो भी पता है ट्रेन कहाँ खड़ी हो रही है। बस पे तो मतलब 100% लोग बैठे हैं, सबको पता है। तो आपका 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये है 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ईपीए को विस्तारित करें, ईपीए को विस्तारित करें। एसेंशियल पेंटानाइक अम्ल, इकोसॉप्लिमिटिक अम्ल, इकोसापेंटोइनिक अम्ल, इकोसॉपेटेनाइक एंटीऑक्सीडेंट। आपको बताना है। तो आपका क्या है, देखिए विस्तारित करना मतलब है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है, इकोसापेंटोइनिक अम्ल, इकोसापेंटोइनिक अम्ल, इकोसापेंट
टोइनिक अम्ल, मैं बार बार बोलती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। जो कोई भी कठिन वर्ड रहता है, टंग ट्विस्ट टाइप का रहता है, मेरी भी हो जाती है, तो वो याद भी नहीं जल्दी होता है। बहुत आसान से भी शब्द याद नहीं होते, बहुत कठिन से भी शब्द याद नहीं होते, इसलिए मैं उसको 2-3 बार दोहरा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो EPA का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपका? ईकोसापेन टोइनिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्तन दूध, स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। स्तन दूध का जो छाछ है, छाछ मतलब मट्ठा, कैसीन अनुपात, मट्ठे में जो कैसीन होता है अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है, मतलब जो शुरुआत में होता है। तो कैसीन और छाछ का अनुपात किस तरह से होता है ये बताना है। क्या 60:40, क्या 18:82, क्या 80:20, क्या 90:10? कहने का मतलब है कि आपके जब वो जाता है और दूध रेनिन मिलता है तो कितना जल्दी फटता है, कितना जल्दी पाचन होता है, ये बताना है। तो छाछ मतलब वही हो गया कि दूध जाकर दूध फट जा रहा है, बच्चा दूध पिया या कोई भी बच्चा, अब जानवर के बच्चे का तो यहाँ पर बात नहीं होगा, बच्चे की बात होगी। बच्चा दूध पिया तो पेट में गया तो जो है वो कितना जल्दी छाछ, कितना जल्दी वो फट गया, उसमें केसीन कितनी मात्रा में है, यानी कि उसमें केसीन का जो प्रोटीन है वो कितनी मात्रा में है। तो जो उसका छाछ होता है वो 80 और जो आपका उसका केसीन होता है 20, इसीलिए वो जल्दी हजम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जल्दी हजम नहीं होता है, प्रोटीन कठिन चीज़ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR है 21 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। तो देखो इसमें भी दिया हुआ कि आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त किया। निरस्त मतलब कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्यों कर दिया? देखो, गर्भावस्था के दौरान ICMR, वांछित ICMR है, किस चीज़ का ICMR है? पहली बात तो ये नहीं पूछा। ठीक है, दूसरी बात, गर्भावस्था के टाइम में बहुत अधिक ICMR, बहुत अधिक RDA के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ तत्व होते हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आयरन कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, आयोडीन कितना लेना है। खाने का कोई वो नहीं किया जाता है कि हाँ कितनी रोटी, कितना दाल, कितना चावल खाना है, इसलिए आयोग ने इसको निरस्त कर दिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये पूछना चाहिए था, गर्भावस्था के दौरान वांछित तत्व में ICMR क्या है? तो इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप भी क्या कर देंगे, आप इसको गोला मारेंगे और ये क्वेश्चन आपके किसी योग्य नहीं है, क्योंकि नाम भी नहीं दिया है और उसके बाद गर्भावस्था की बात की तो। ठीक है, अगर किसी को प्रश्न में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी इसमें कुछ भी ऐसा हो लायक आप लोग को समझने के, बताने के, तो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में कार्य करता है। जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में काम करता है, मतलब किसके लिए? दीपक के लिए, तिलचट्टे के लिए, चूहे के लिए, घरेलू मक्खी के लिए। तो जिंक आपका जो होता है, जिंक दीपक के लिए नहीं होता। दीपक आप यानी कि दिया वाली बात, चाहे वो लौ की बात हो रही हो और चाहे वो बाती की बात हो रही हो, चाहे वो दिया की बात हो रही हो, जिंक फॉस्फाइड की मतलब नहीं है। तिलचट्टा, तिलचट्टे मरते हैं लेकिन वो जिंक फॉस्फाइड जहर है, तो हम लोग तिलचट्टों को मारना होता है तो स्प्रे वगैरह डालते हैं, उसमें जो है जहर होता है, लेकिन वो कीड़े मारने वाले जहर होते हैं, उसमें चूहे जैसा, उसमें तिलचट्टे को मरना ही होता है और कोई तत्व उसमें चूहा नहीं मर सकता। ठीक है, तो तिलचट्टे वाले जिससे हम लोग मारते, जैसे हिट अब आजकल आता है तो रेड हिट, ब्लैक हिट आता है, तो उससे आप चूहा और आप उससे क्या कहते हैं, तिलचट्टा और घरेलू मक्खी मार सकते हैं। लेकिन चूहे को मारने के लिए आपको जिंक फॉस्फेट का जहर ही उपयोग करना पड़ता है। भाई देखो, चूहे को मारना नहीं चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन जब घर में बहुत अधिक चूहे हो जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है चूहे को मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 वर्ष की आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियों की लाभार्थी है। ठीक है, मध्याह्न मतलब कह रहा है 6 वर्ष का बच्चा है, बालक या बालिका कोई भी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, किशोर लड़कियां और लड़कियां हैं, और लड़के भी मान लीजिए बालक हैं, की लाभार्थी संस्था कौन सी है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जवाहर रोजगार योजना। अब मध्याह्न भोजन मिड डे मील है, हर विद्यालय में चल रहा है 8 कक्षा 8 तक। ठीक है, गर्भवती बालक और स्तनपान के लिए बाहर मिड डे मील की कोई मतलब नहीं। बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम से बच्चे के लिए चला रहा है। एकीकृत बाल विकास
एकीकृत मतलब कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए भी, जो बच्चा पैदा हो गया है उसके लिए भी, ठीक है, और जो बच्चा दूध पी रहा है उसके लिए भी, जो किशोर है, जो किशोरी है, सबके लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतियों पर दौरान नियंत्रण पा सकता है। मतलब कितने उम्र का बच्चा है जो अपने चलने पर, अपने दौड़ने की गतियों पर किस पर नियंत्रण पा सकता है? 1 से 2 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो आपको पता है कि एक बालक चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उस पर नियंत्रण पा सकता है। नियंत्रण मतलब कि गिरने से बच सकता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्लिप होते हैं, पैर स्लिप होता है, लेकिन फटाक से कोई चीज़ पकड़ते हैं और बच जाते हैं, या ऐसे जो स्लिप होता है लेकिन ऐसे बैलेंस हो जाता है, शरीर बैलेंस कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता हमने कैसे बैलेंस किया, लेकिन बैलेंस करते हैं, बच जाते हैं। लेकिन तो क्या बताइए, 1 से 2 वर्ष का बालक ऐसा कर सकता है, 7 से 8 वर्ष का बालक, 4 से 5 वर्ष का बालक कर सकता है, 2 से 3 वर्ष का। तो 7 से 8 वर्ष का बालक तो हो जाता है, वो तो आपको भी पढ़ा दे, आपको भी वो ज्ञान दे दे, ठीक है। 1 से 2 वर्ष का बालक तो बेचारा कुछ भी नहीं जानता है, वो गिरे पड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रोना जानता है, वो रोएगा बस, गिरेगा रोएगा, कोई देखेगा तो पक्का रोएगा, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, उठेगा अपना जो है चल देगा। लेकिन जो 4 से 5 वर्ष का बालक होता है वो ऐसी स्थिति में ऐसी उम्र में पहुँचते पहुँचते ऐसी सब स्थितियों से जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या है? उबालना, तनुकरण, अवसादन, उपचयन। तो आपका उबालना, उबालकर पानी को शुद्ध कर दिया जा सकता है। तनुकरण, तनुकरण मतलब होता है बालू वगैरह के द्वारा छानना। अवसादन, अवसादन मतलब कि जो है आपका डिस्टिलाइजेशन, पानी को रखकर भाप के माध्यम से उस पानी को डिस्टिलाइज्ड किया जाए। उपचयन, उपचयन का मतलब होता है कि पानी को जो है सारा मतलब पानी को और उसके गंदगी को अलग अलग करना, ठीक है। तो आपका जो है जल शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या है? तो भौतिक विधि आपकी है उबालना, ठीक है। क्या करेंगे उसको? आपको पता है कि आग पर रख देंगे और वो उबलेगा, उबलने के बाद जब पानी उबल जाता है तो उसकी अस्थाई इससे जल की अस्थाई नहीं अस्थाई कठोरता दूर होती है, ठीक है। किससे? उबालने से। उबालने से जब रखा था तो इससे जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। परंतु उबला हुआ जल ऑक्सीजन रहित हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रह जाता, इसीलिए बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी ही एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग के अंदर ऑक्सीजन, जब कभी भी देखो आप सांस फूल रहा है, अधिकतर ऐसा होता है, दौड़ के आते हैं सांस फूलता है, तो ज़्यादा नहीं, 1 घूंट पानी पी लो तो थोड़ा सा आराम मिलता है। चलो ठीक है, दौड़ने की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कभी आप जो है अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि सांस फूल रहा है, आपका तबीयत खराब हो रही है, तो तुरंत पानी लेकर आया जाता है, नॉर्मल पानी। मैंने एक दिन और पढ़ाया था कि गर्म नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी लेकर आया जाए, नल का पानी लेकर आया जाए और कहा जाए इसको पानी पीजिए, और आप पानी पीते हैं आपको आराम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका उबालना होगा, जल शुद्धिकरण भौतिक विधि, ठीक है। लेकिन आपका जो ये पॉइंट इसमें दिया हुआ, देखिए पॉइंट दिया हुआ बिल्कुल सही दिया हुआ है कि उबला जल ऑक्सीजन रहित होता है, उसे वायु युक्त करना आवश्यक है, मतलब कि इसको रखकर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना, गरम गरम नहीं पीना, ठीक है। सुबह 2 गिलास पानी गरम पी लेते हैं, बहुत है, उसके बाद गरम करके छोड़ के तब पीना है, दिन भर गरम पानी मत पीना चाहिए, इसके अनुसार तो यही है और ऐसा सही भी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँगी, इससे जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है, ये आपको सही करना है, इससे जल की अस्थायी कठोरता दूर होती, ठीक है, आप ये लिखना, अस्थायी कठोरता इससे नहीं दूर होती, उबालने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जीविक के लिए प्रयुक्त होता है। पुनर्जीविक मतलब जो पुनर्जीवित हो जाए, पुनः जीवन या जीवित होकर उठ जाए, तो रक्तादान, कृत्रिम श्वसन, डायलिसिस, अतिछनन। रक्तादान मतलब रक्त का दान देना या रक्त का कमी होना, ठीक है। कृत्रिम श्वसन जो बनावटी सांस देना, मुंह से दी जाए या ऑक्सीजन के माध्यम से दी जाए, कैसे भी दी जाए। डायलिसिस जो खून बाहर निकालकर और पुनः उस खून को साफ कर शरीर के अंदर डाला जाता है। और अतिछनन मतलब कि जो है जो आपकी सांसें हैं, जो आपके जो है प्यूरीफायर हैं ब्लड अंदर के, उसको एक किसी माध्यम से उसको साफ करके अंदर डालना, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ब्लड हो, जो भी हो, ठीक है। तो आपका पुनर्जीवन कौन देता है? क्या आपका रक्तदान देता है?
अगर आदमी मर रहा हो तो उसको रक्त चढ़ा दो तो क्या वो जीवन हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। लेकिन आप डायलिसिस कर दो तो आदमी जीवित हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक मतलब वीडियो लंबी हो जाती है। एक लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरे पारिवारिक जो है मित्रता में है, उनको कैंसर हुआ है और उनका डायलिसिस हो रहा है। 15 दिन में 2 बार उनका डायलिसिस होता है, हफ्ते में 1 बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार हो जाता है। लेकिन उनकी ऐसी स्थिति है ना, आप देखोगे तो डर जाओगे। मतलब एकदम से दुबली हो गई हैं, दिमाग नहीं काम करता और बहुत परेशान रहती हैं। मतलब परेशान क्या रहेंगी, दिमाग नहीं काम करता तो पति उनके और बच्चे उनके परेशान रहते हैं। तो वो जीवन से बचे नहीं रही हैं, वो बस अपना जीवन किसी तरह चला रही हैं। उनका जीवन भगवान चला रहे हैं किसी तरह से डायलिसिस के माध्यम से। जो उनको 2 साल पहले मरना था वही वो डायलिसिस के माध्यम से 2 साल 3 साल जीवित रह सकती हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो कृत्रिम श्वसन होता है ना, इससे व्यक्ति जीवित हो जाता है। जब सांस रुकने लगती है तब लगता है कि अगर सांस दे दी जाए तो व्यक्ति जीवित हो जाए। कोरोना में क्या था, कोरोना में यही था ना कि सांस रुक रही थी और उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था और सांसें बढ़ने लग रही थी। तो कृत्रिम श्वसन होता है जो जीवन दे देता है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा देख लो इसमें आप लोग क्वेश्चन। श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना, वक्षस्थल पर दबाव देना मतलब सीने पर दबाव देकर, मुख के द्वारा, और लॉबेड विधि, बहुत सारी विधि है जिससे आप श्वसन दे सकते हैं। अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है कौन? पेप्सिन, HCl, रेनिन, एमाइलेज। अमाशय को कौन करता है? तो पेप्सिन जो होता है वो एक आपका क्या होता है, एक आपका ये वो है रस है, ठीक है। HCl जो है ये आपके अमाशय को क्या करता है, ये पेप्सिनोजन को क्या करता है, सक्रिय करता है। HC आपका L जो होता है वो भोजन को सड़ने से रोकता है। अगर भोजन सड़ जाता है अमाशय में जाके तो कब्ज होगा, विषाक्तता होगी, जहर फैलेगा, आदमी बीमार होगा, गैस बनेगी, मोटापा बढ़ेगा, कब्ज होगा और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कब्ज सबसे बड़ी बीमारी, अगर पेट नहीं सही होता तो पेट नहीं सही होता तो कोई बीमारी आपको सही नहीं कर सकती, सारी बीमारियां आपको आएंगी लगेंगी, ठीक है। तो आपका HCl होता है। रेनिन आपको पता है कि आप जो चीज़ें प्रोटीन युक्त खाते हैं उसको तोड़ने फोड़ने में, खासकर दूध को काम करता है। एमाइलेज आपका एक पाचन रस है, पाचक रस है, आपको पता है, ठीक है। चलिए तो आपका HCl बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उदर आंत नलिका का भाग नहीं बनाता है? कौन है जो उदर आंत नलिका का भाग नहीं बनाता? उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता। आंत नहीं बोल रहा, आंत्र बोल रहा, आंत्र बोल रहा, आंतरिक आंत्र बोल रहा है, ठीक है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या सभी। तो उदर मतलब पेट, उदर मतलब क्या होता है, पेट। पेट में क्या कौन सी नलिका बना? यकृत, यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय, पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर, अग्नाशय, अग्नाशय आपका। तो क्या ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देखिए कि उदर में अंदर की नलिकाओं का भाग नहीं है, पेट के अंदर की नलिकाओं का भाग नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाहर की ही हैं। यकृत आपकी लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सारी चीज़ें, पित्ताशय में आपके पित्त है, यकृत में आपके भोजन जा रहा है, अग्नाशय आपके पाचन रस, पाचन जितने भी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। तो आपका ये सभी आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर पेट का भाग नहीं बनाती हैं, ठीक है। सांद्राभ हार्मोन का उदाहरण है, सांद्राभ हार्मोन्स का उदाहरण है इंसुलिन, इपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन। तो आपका इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन आपका हार्मोन्स बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? शुक्राणु उत्सर्जन, शुक्राणु एस्पर्मिएशन, एस्पर्मियोजेनेसिस क्या कहलाती है? तो शुक्राणु उत्सर्जन का हो जाता है, मतलब शुक्राणु उत्सर्जन हो रहा है, शुक्राणु मतलब शुक्राणु है ही। स्पर्मिएशन कि वो स्पर्मिएशन मतलब बन रहा है, स्पर्श जो आपका क्या बोलते हैं स्पर्म शुक्राणु। प्रवर्तन की प्रक्रिया क्या है? स्पर्म ओजेनेसिस जो है वो आपकी क्या है, ये बन रही है शुक्राणु। ये जो प्रक्रिया परिवर्तित हो रहा है, शुक्राणु परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में मतलब स्पर्म से शुक्राणु, स्पर्म जो सेक्स करने के समय
पुरुष के अंदर से निकलता है स्पर्म, उसमें स्पर्म जो होता है वो शुक्राणु में परिवर्तित होता है, वो ये होता है शुक्राणु उत्सर्जन। शुक्राणु उत्सर्जित हो रहा है, शुक्राणु तो है ही, स्पर्मिएशन मतलब कि उसके जो जो है बनने की प्रक्रियाएं हैं और परिवर्तित हो जाता है तो ये आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलिए एक शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु बनते हैं कितने? 8, 5, 4, 1। तो एक स्पर्म कोशिका से शुक्राणु जो है स्पर्म से एक स्पर्म कोशिका से कितने शुक्राणु? कोशिका मतलब सेल से, सेल में क्या भरा होता है? प्रोटीन भरा होता है। केंद्र में, सेल के केंद्र में क्या भरा होता है? प्रोटीन भरा था। उसमें कितने शुक्राणु बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं आपके 4। ठीक है, एकदम। अगर मान लीजिए 4 के बदले 3 भी दिया हो तो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 5, 4, 1, 8 है। 8 बिल्कुल नहीं होगा, 1 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 और 4 दिया रहेगा तो भी लग सकता है, 5 और 8 दिया रहेगा तो नहीं। अगर आपका दिया है 4, 3 तो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। अब देख लो आप पीजीटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस वहाँ भी टीजीटी में भी डाल सकता है। कितना कठिन क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। 2016 का पीजीटी का क्वेश्चन वास्तव में बहुत कठिन आया था और टीजीटी का भी क्वेश्चन कठिन आया था 2016 में। इसलिए कभी भी ऐसी तैयारी करके मत रखना कि जो है हल्की तैयारी करके अगर आप रखोगे तो समस्या आएगी। ठीक है, चलो क्या है? अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं कार्पस ल्यूटम, पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना या एंडोमेट्रियम। क्या बनाती हैं? तो आपकी जो ये कोशिकाएं हैं ये क्या बनाती हैं? ये कॉपर्स ल्यूटियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कॉपर्स ल्यूटियम बनाती हैं। पुटिकाएं मतलब छोटी छोटी पोटली टाइप का, थैली टाइप का हो जाता है। ठीक है, और आपके जो ये अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा जो होता है वो ल्यूटियम बनाता है, कॉपर्स ल्यूटियम बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है केंद्र छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियल ओप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। क्या अलग करता है बताएंगे हम लोग को। केंद्रक की कोशिकाओं को केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र तो हो गया आपका जो है जो केंद्र में जहाँ पर आपके प्रोटीन वगैरह रहते हैं वो छिद्र अलग करता है। नहीं, जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक को कोशिकाओं से बोल रहा है ना, केंद्रक को कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव से केंद्रक को कौन, कोशिका द्रव में क्या भरा रहता है? प्रोटीन भरा रहता है। कोशिका द्रव से केंद्र को क्या अलग करता है? तो एक झिल्ली बनी होती है, वही झिल्ली अलग करती है। ठीक है, वो जो झिल्ली होती है वो किनारे गोले जैसी रचना होती है, वही केंद्रक है। और उसी के किनारे किनारे क्या होता है? एक पतली झिल्ली बनी होती है जो आवरण होती है, वही आपकी क्या करती है? केंद्रक को एक दूसरे से सटने से रोकती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है पेरोक्सीसोम, राइबोसोम, केंद्रक, पुटिका। तो आप सबको पता है कि इसमें राइबोसोम आएगा। ठीक है, मैंने इसको बताया हुआ है पहले भी। डीएनए में उपस्थित होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ए और बी दोनों या गोल्गी उपकरण। तो आपको मैंने ये भी बताया है कि डीएनए में केंद्रक भी होता है और डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। लार में कितनी मात्रा यानी कितने प्रतिशत होती है लार में पानी की? मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि लार में पानी की करीब 99% पानी होता, तभी वो टपकती रहती है लार। जब देखो तब टपकती रहती है। इमली देख लो तो टपक पड़ेगी, मिठाई देख लो तो टपक पड़ेगी, चाट फुल्की देख लो तो टपक पड़ेगी। क्यों टपकती है? क्योंकि पानी उसमें बहुत होता है, 99% पानी होता है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक सामान्य वयस्क के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के जो है अगर महिला है तो करीब से 4 से 4.5 लीटर, 5 भी पहुंच सकता है। और अगर पुरुष है तो 5 से 5.5 या 6 लीटर, 6 लीटर नहीं जाता है, 4.5 से 5.5 के अंदर ही रहता है। तो एक सामान्य वयस्क के रक्त की मात्रा अगर आपकी होगी तो यहाँ पर 5 लीटर है तो आपको 5 ही मानना होगा, क्योंकि 4 नहीं है। 4 और 4.5 होता तो भी सही होता। ठीक है, चलें। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है रेखा, रंग, संरचना या रूपरेखा। तो आपको पता है कि आप दूर से कोई वो देखते हैं तो क्या आप उसकी रेखाएं समझ पाते हैं? क्या आप उसका रंग भी एकदम क्लियर नहीं समझ पाते हैं?
बहुत दूर से देखते हैं तो आप उसका रंग भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, क्या है ये, लाल है कि पिंक है, नहीं नहीं कुछ ऑरेंज ऐसा लगता है ना, फील होता है। फिर जब आज नहीं यार ये तो हम लोगों ने सोचा था ये लाल है, नहीं ये तो गुलाबी है, ऐसा होता है ना। लेकिन आप रूपरेखा उसकी समझ लेते हैं, आप उस जो है आपका जो कपड़ा होता है उसकी आप क्या रूपरेखा समझ लेते हैं कि ये किस रूप में बना है, ठीक है, क्या इसकी जो है वो है, मतलब फूल इसमें जो आपका संरचना पहले तो हो गई, उसके बाद उसमें क्या कटिंग फटिंग है ये आप दूर से देख लेते हैं, रूपरेखा आप उसकी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाटिक, टाई और डाई को और इकत छपाई के प्रकार हैं। बाटिक, टाई और डाई इकत छपाई के प्रकार हैं। ब्लॉच छपाई, प्रतिरोध छपाई, शोधन छपाई, वर्णक छपाई। तो आप बताएंगे कि बाटिक मतलब होता है क्या, आप उसको रोकते हैं ना, यानी कि आप उसको क्या करते हैं, मोम लगाते हैं कलर के लिए, जहाँ कल आपको ठप्पा लगाना है वहाँ ठप्पा लगाए, जहाँ नहीं लगाना वहाँ मोम लगाए। डाई में क्या करता है, जहाँ कलर नहीं चढ़ाना वहाँ आप धागा, रस्सी, सुतरी, कपड़ा ये बांध दिए, तो क्या हो गया आपकी इसमें क्या होगी, प्रतिरोध छपाई हो जाएगी, मतलब इसमें हम छपाई नहीं करना चाहते, रोक रखे हैं, प्रतिरोध कर रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है, ढीले रेसे, फीते, साटिन, संजाफ, नमदा धागे से नहीं बनता, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो नमदा धागे से नहीं बनता लेकिन बनता है, क्या बनता है, तो नमदा धागे से आपके ढीले रेसे नहीं बनते हैं, ठीक है भाई। रेसे कैसे नमदा धागे से बनेंगे बताओ ना, क्योंकि छोटे मोटे कट्टे फिटे धागे रहते उसको तो जमा के हम लोग बनाते हैं, तो नमदा धागे से ढीले रेसे नहीं बनते क्योंकि उनको जमा कर और जो है उसके बाद कंबल वगैरह बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। फीते आपके किससे बनते हैं, ये भी रेसे से बनते हैं, लंबे लंबे नायलॉन वगैरह के। शॉर्टिन आपका पता ही है, संजाफ आपका जो है वो भी एक प्रकार का बुनाई ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मज़ा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। मज़ा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी, किस पसंद, उत्कृष्टता से। तो उत्कृष्टता कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फैशन आप अब आजकल फैशन है हॉट पैंट का और शॉर्ट टॉप का, ठीक है। फिलहाल मेरे घर में है फैशन नहीं है, मेरी बिटिया है वो भी नहीं पहनती, मेरे घर में नहीं है, लेकिन है फैशन ये। तो क्या उत्कृष्टता की वजह से क्या आप उससे बहुत एवब दिखने लगते हैं, बहुत जो है एकदम अदर लेवल दिखने लगते हैं, ऐसा नहीं है। अदर लेवल साड़ी पहनने वाला भी दिखता है, अदर लेवल सूट पहनने वाला भी दिखता है, अदर लेवल टॉप जो ढंग का कपड़ा मतलब शरीर ढकी रहती है वो भी लगता है, ठीक है। तो अदर लेवल उत्कृष्ट वाला नहीं लगता है, ठीक है। यौवन भाई उसकी अपनी शरीर है, अपना उसका रंग रूप है, अपनी उसकी जो है खूबसूरती है, अपनी उम्र है, तो उससे भी कोई वो नहीं है। खुशी होती है और उदासी भाई अगर कोई मज़ा कर रहा है तो उदासी थोड़ी है, फैशन में है तो उदास थोड़ी है। अगर मज़ा कर रहा है यानी कि वो खुश है, फैशन के दौर में जी रहा है यानी कि वो खुश है। और अगर वो चटक रंग पहन रहा है यानी कि वो खुश है, उदासीन में तो सफ़ेद काला पहनते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों के अन्वेषण मतलब खोज, अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। खाई को पाटने हेतु वांछित है वो क्या है, विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय, सामाजिक समूह। क्या बोला, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच की खाई को पाटने हेतु वांछित है, तो वो विस्तार बढ़ाना चाहता है, वो जो है फैलाना चाहता है, वो जागरूक करना चाहता है, विस्तारित कर कर, ठीक है। तो क्या होगा, विस्तार, फैलाना, ठीक है। ग्राम पंचायत नहीं इसमें आएगा, ठीक है, विद्यालय भी नहीं आएगा, सामाजिक समूह भी नहीं आएगा, विस्तार आएगा, फैलाना आएगा, फैलाव आएगा। सामाजिक समूह तक जाने के लिए विस्तार करना पड़ेगा, विद्यालय तक जाने के लिए विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत को अपने अकॉर्डिंग रखने के लिए, उसको समझाने के लिए पहले विस्तार करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच जो दूरी है उसको पाटना, उसको ख़त्म करना चाहती तो विस्तार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका विस्तारण बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुलेटिन, लीफलेट, समाचार कहानियां के अंतर्गत सामूहिकृत हैं क्या? व्यक्तिगत संपर्क, वृहद संपर्क, सामूहिक संपर्क, उक्त सभी। अब आप बताओ इसमें से बुलेटिन आपका क्या है, लीफलेट क्या है, समाचार कहानियाँ क्या है? तो ये सारी बुलेटिन आप क्या जो है व्यक्तिगत करते हो? जैसे आप मान लो मुझसे मिलने आए हो, आप सपोज दैट आप मुझसे मिलने आए हो और आप आकर एक बुलेटिन या एक पैम्पलेट मुझे दो या एक आप लीफलेट दो कि ये मैडम लीजिए और आपसे हम मिलने आए हैं, आप पहले ये पढ़िए, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप मुझसे मिलिए, नहीं तो आप गेट बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है ना। आपको क्या करना है, ये जो लीफलेट, बुलेटिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, ये सब के लिए ये उपयोग होती हैं, ठीक है। समाचार कहानियाँ ये सारी चीज़ें आपके सामूहिक संपर्क में नहीं आती, संपर्क में नहीं आती, ये सब बृहद संपर्क में आती। बड़े समाचार पत्र कैसे होता है? बड़े लेवल पे होता है। जैसे आपकी सिटी मान लीजिए लखनऊ है, तो पूरे लखनऊ के लिए समाचार पत्र एक ही है, तो पूरा बृहद संपर्क है ना, व्यक्तिगत संपर्क तो है नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी को विस्तारित करें। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस। तो न्यूमोनिया तो यहीं कट गया या नहीं है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, ठीक है। सॉरी, डायरियल, पर्टूसिस, टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टोक्सोसाइड। तो टोक्सोइड जो है वो कट गया और वो दो बचा, एक डायरियल बचा, एक पर्टूसिस बचा, एक टिटनस। तो डायरियल यानी कि डायरिया का इंजेक्शन तो बच्चे पैदा होते तो नहीं लगता, क्योंकि उनको तुरंत डायरिया थोड़ी पकड़ता है। जब वो बाहरी चीज़ खाएंगे, जब मक्खी उक्खी उनके खाने बैठेगी तब ना डायरिया पकड़ेगा, या उनकी माँ कुछ गंदा संदा खाएगी तब ना डायरिया पकड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवांत जीवाणु टीका है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर लगता है। ओपीवी, पीपीवी, एचआईवी, बीसीजी। तो आपका जो बीसीजी है वो एक बहुत बड़े स्तर पर लगता है, जीवित जीवाणु है, उसका टीका लगता है। वो क्या करता है? आपके तपेदिक से, क्षय रोग से रक्षा करता है, और इसीलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे को तपेदिक ना हो, बच्चे को क्षय रोग ना हो, ठीक है। तपेदिक मतलब आपका टीबी, क्षय रोग मतलब टीबी, मृत्यु का कप्तान मतलब टीबी ना हो, ठीक है। जन्म से 24 घंटे के बाद ये लगाया जाता है, और इसको लगाने के बाद बच्चे को सुरक्षित महसूस करा, ये किया जा सकता है कि बच्चा सुरक्षित है, ठीक है। तो आपका बीसीजी है, बहुत बृहद स्तर पे लगता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर सब बच्चों को लगता है। हमारे ख्याल से विदेशों में भी लगता है, बस हो सकता है नाम चेंज हो जाए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना प्रदूषण के स्रोत हैं, जल के, मृदा के, वायु के, ध्वनि के। तो ऑटोमोबाइल्स का मतलब दहन, मतलब कि आपके जो आपके ऑटोमोबाइल में कार, मोटरसाइकिल, बस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमोबाइल हैं, ठीक है। फिर घरेलू ईंधन आपके जो है, चाहे वो गैस है, ठीक है, चूल्हा है, ठीक है, जलना प्रदूषण के स्रोत हैं। किसके? क्या जल के हैं, मृदा के हैं, ध्वनि के हैं, या वायु के हैं? तो ये सारे आपके वायु के हैं, ठीक है। जल का प्रदूषण गंदगी है, मृदा का प्रदूषण भी गंदगी है, और ध्वनि का प्रदूषण जो चिल्लपूर्ण होता है वो है, मतलब हार्न बज रहा है। इसी मृदा प्रदूषण से ही ग्रीन मफलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है स्टेरिक अम्ल, और स्टेरिक और ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, पॉल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल में शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ओलिक अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल में नहीं है, ठीक है, या ओलिक अम्ल लिनोलिक आवश्यक वसीय अम्ल, क्योंकि लिनोलिक में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में क्या होता है? ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। इसके बाद पॉर्टिमिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। तो पॉर्टिमिक अम्ल तो वो ये भी आवश्यक अम्लीय अम्ल नहीं है, आवश्यक फैटी एसिड नहीं है। लिनोलिक में आपका ओमेगा 3 और लिनोलेनिक में ओमेगा 6 मिलता है, इसलिए ये आवश्यक फैटी एसिड वसीय अम्ल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, या तेलों में बहुतायत मात्रा में मिलता है। लिनोलिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाता है। इस
यह गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को नियंत्रित करता है। लिनोलिक अम्ल, सुन लीजिए, लिनोलिक अम्ल में ओमेगा 3 होता है और लिनोलेनिक अम्ल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। गर्भपात अगर होता है LBW समय पूर्व जन्म, ये सारी चीज़ें होती हैं तो कब होती हैं? जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तब होती हैं। ठीक है, लिपिड यानी फैट की कमी से ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्तर अगर कम है या अप है तो भी नहीं ऐसा होता है। प्रोटीन अगर कम है तो भी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आयरन कम है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है विकोस्ट, वेमीन, मृदु भोजन, बिस्किट। तो नवजात बच्चे में जो अगर आपका ठोस भोजन कोई जोड़ा जाता है तो विकोस्ट कहलाता है। ठीक है, वेमीन, मृदु भोजन या बिस्किट नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। ये बिस्किट तो कभी नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, कभी भी नहीं। सड़ा गुला आटा क्यों खिलाना, पूरा जो है शरीर ही खराब हो जाए उनका। मृदु भोजन मतलब मीठा भोजन, भोजन बच्चे को खिलाना ही नहीं है। ठीक है, तो और वेमीन भी जो है एक तत्व होता है, वो भी बच्चे को नहीं देना, आपके बच्चे को विकोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलो। सिंक, सीमेंट, फर्श से दाग हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। तो सिंक या सीमेंट के फर्श से, पत्थर का फर्श होगा तो कोई उपयोग नहीं करेगा, मैं बता दे रही हूँ। नींबू का, हार्पिक का, इन सब का पत्थर पे नहीं उपयोग। टाइल्स तो बिल्कुल एकदम से आपके रफ एंड टफ स्किन टाइप है। कोई जो है स्किन किसी की होती है वो इतनी रफ एंड टफ होती है, मतलब देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन उस पर कोई भी क्रीम, लक्स लगा लो, ब्रीज लगा लो, पियर्स लगा लो, डब लगा लो, कोई भी लगा लो, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइट है। किसी किसी की स्किन बहुत ही मूर्खों वाली होती है कि आप उस पर अगर पियर्स लगा रहे हो तो ठीक है, अगर आपने उस पर जो है डब लगा लिया तो मतलब सोच लो क्या होने वाला है। अगले दिन आपके चेहरे पे पता चलेगा कि कहीं काला पीला नीला काला धब्बा दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आपका क्या है कि सिंक में आपके जिसमें बर्तन धुलते हो उसमें भी आप डाल सकते हो, ब्लीच का उपयोग कर सकते हो। और सीमेंट का फर्श है तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हो। सीमेंट रफ एंड टफ होता है, बिल्कुल बढ़िया। हार्पिक भी डाल के आप धुल दो, आप नींबू भी डाल के धुल दो, आप जो है डिश वॉश से भी धुल दो, आप सर्फ से भी धुल दो, आप फिनाइल से भी धुल दो, किसी से भी धुल दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, मित्र, संबंधी, पड़ोसी, उपयोगी। तो पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर सभी कुछ हैं, संबंधी भी है, पड़ोसी भी है, मित्र भी है, इसमें क्या समझाना। शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है क्या, हड्डी, मांसपेशी, वसा, त्वचा। तो शिशु की जब वृद्धि होती है तो उसमें आप बच्चे का हड्डी वसा बढ़ जाता है, बच्चे का मतलब फैट बढ़ता रहता है, दूध पीता रहता है तो बढ़ता रहता है, जैसे गाल बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये क्या होंगे, शिशु के वसा के वजह से वृद्धि होती रहेगी। शिशु में अधिकांश भार वसा में वृद्धि से बढ़ता है, मतलब शरीर में वसा की वृद्धि होती तो बढ़ता है। ठीक है, मांसपेशी शिशु में बढ़ती है लेकिन बहुत अधिक नहीं रहती है। ठीक है, हड्डी बच्चे की तो कार्टिलेज होती है, वो तो जुड़ती रहती है, वो क्या अभी मोटी होगी। त्वचा तो त्वचा सबकी होती है, त्वचा में थोड़ी ना किसी के फैट इकट्ठा होता है। चलो, गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग के उदाहरण है। जैविक संरचना, वाहन संचरण, वायु संचरण, ट्रांस प्लासेंटल संचरण। तो आप सबको पता है कि गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग यानी कि तपेदिक, आपको टीबी, ये सारी चीज़ें वायु के ही द्वारा होती है। वायु से ही बैक्टीरिया आती है और हमारे अंदर चली जाती है और हमको नुकसान ग्रस्त कर देती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वायु संचरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ये अपने आप से हो जाता है। क्या है, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय समानता समान अंतरालों पर लिया गया है। क्या है, अंतर संबंध है, समय श्रृंखला है, नमूनाकरण है, माध्य है। अब बताइए आप क्या इसमें कॉमन है। पर्यवेक्षण यानी कि जो पर्यवेक्षण कर रहा है का एक समुच्चय मतलब गुच्छा, मतलब कि समाज, मतलब कि समुदाय। जो विशिष्ट समय मतलब कि खास समय, समानता समान अंतराल पर लिया गया है। समान अंतराल जैसे कि आपका जो है, आप मान लो स्कूल का पीरियड, तो मान लो ऐसे फर्स्ट पीरियड,
40 मिनट का, फिर 2 मिनट या 5 मिनट का गैप, सेकंड पीरियड 40 मिनट का, फिर 2 या 5 मिनट का गैप। तो क्या श्रृंखला है एक, ठीक है, क्या है वो, अंतर संबंध है, समय श्रृंखला है, नमूना ग्रहण है, माध्य है। तो जब समानता समान अंतराल, आप देख रहे हो ना क्या लिखा है, समानता समान अंतराल पर जो लिया जाता है, समान अंतराल पर जो लिया गया है वो क्या है, तो समय श्रृंखला है, ठीक है। और क्या चीज़ है, विशिष्ट समय, यहाँ पर समय ले लो और यहाँ पर समान अंतराल ले लो, तो क्या हो जाएगा, समय श्रृंखला हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी बिल्कुल सही है। थ्रोम्बोसाइट्स को भी कहते हैं लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम लोग प्लेलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लाल कणों का छोटा छोटा जो है इसमें वो होता है, ठीक है। ये आपकी क्या करते हैं, ये रुधिर में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के पदार्थ तैरते हैं, इन्हें रक्त पट्टिकाएं यानी कि प्लेलेट्स कहते हैं। ये लाल कणों की से छोटी होती है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स से छोटे रेड ब्लड सेल्स से छोटे प्लेलेट्स होते हैं। प्लेलेट्स ही जब डाउन होते हैं तो क्या होता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको जो है अभी जो चल रहा था इस समय, क्या चल रहा था वो जो, अरे है वो क्या, मलेरिया की तरह चल रहा था, बहुत सबको हो रहा था जिसमें प्लेलेट्स डाउन हो जा रहा था, डेंगू हो रहा था, उसमें प्लेलेट्स डाउन हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका, हाँ ऑप्शन नंबर तो मैंने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति क्या कहलाती है, ठीक है, बताइए। संकुचन, मैजिस्टिकेशन, निष्कासन या पेरिस्टालिसिस। तो आपके संकुचन नहीं कहलाती, आपको मैजिस्टिकेशन नहीं कहलाती, निष्कासन नहीं कहलाती। उदर आंत्र मतलब जो उदर मतलब पेट के अंदर नलिका की जो आधारभूत प्रेरक गति है, मतलब कि जो आपके पेट के अंदर की नलिकाएं हैं उनकी जो गति है, जो वो प्रेरक मतलब वो काम करना है, उनको गति करना है, वो क्या कहलाती हैं, तो वो संकुचन नहीं कहलाती, सिकुड़ती नहीं है, सिकुड़ती फैलती हैं, दोनों काम करती हैं। मैजिस्टिकेशन नहीं कहलाती हैं कि जो है उसी में सब मिली गुली कुछ भी ऐसा रहे, ठीक है, कि मतलब कुछ भी हो जाए, कोई मतलब कुछ भी कोई कार्य हो जाए उसमें। निष्कासन सिर्फ निकलना ही नहीं होता उसमें, पेरिस्टालिसिस होता है, पेरिस्टालिसिस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो नलिकाएं होती हैं वो मतलब एक गति जो प्रदान करता है, गति का जो नियम होता है पेट के अंदर का, उसको ये प्रेरित करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की जब बात आ जाए तो हीमोग्लोबिन की बात है। जब भी कभी शरीर में ऑक्सीजन की बात आएगी तो आपको तुरंत हीमोग्लोबिन की याद आ जाएगी। क्यों, हिम मतलब होता है आयरन, और आयरन का ही काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। जब भी एनीमिया होता है तो आयरन शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होता और ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं फैलता, इसीलिए चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है, समस्या आती है, ठीक है, कमजोरी आती है। जब भी शरीर में ऊतक ऑक्सीजन की बात होगी तो आप क्या लगाओगे, हीमोग्लोबिन। बार बार सुन लो, ग्लोबिन प्रोटीन है और हिम है आपका आयरन। आयरन ही आपका क्या करता है, एनर्जी देता है, आपका आयरन ही क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आ जाएगा। पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। शरीर में जो है पोटेशियम आपके जो होते हैं उसका एक अलग खनिज लवण है, अलग महत्व है। सोडियम का अलग महत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग महत्व है, क्योंकि वो जब सारी चीज़ें शरीर के अंदर की दूषित हो जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो हम लोग वही सांस के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। आप कभी सोचो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक लाइन बोलूँगी। आप कभी सोचो कि बहुत साइंस आगे है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मैं तो भगवान को नहीं मानता या नहीं मानती, मैं तो खुदा को नहीं मानता नहीं मानती। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि कितने आपके रोबोट्स बने, कितने आपके जो है बहुत कुछ खिलौने फिलौने ऐसा वैसा ताम झाम टीम टाम बना, लेकिन क्या हमारे आपके जैसा इंसान कोई बना पाया? इसका मतलब ये है कि ये अद्वितीय संरचना है, इसके जैसी संरचना ना है, ना होगी, ना थी।
ये है, मतलब हम और आप क्या हैं, ईश्वर की ही संरचना है। हम अपने खुदा जो जिसको जो जैसे रिलेशन से है, जो जैसे जिस भी जो है अपना रिलेट करता है अपने आप को, वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को माने, और ये माने उसको कि हमारी जो संरचना है वो एक बहुत व्यवस्थित संरचना है। ऐसी संरचना मशीन से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन हीमोग्लोबिन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। भोजन का चबाया जाना कहलाता है पाचन, पीसना, मैजिस्टिकेशन, और इनमें से कोई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैजिस्टिकेशन जब पीछे वाले में था कि हौच फौज सारा मिलाना नहीं होता। अब मिलाने का मतलब कि भोजन को जब बहुत चबाएंगे, बहुत चबाएंगे, बहुत चबाएंगे और तब वो अंदर जाएगा, तो उसको मैजिस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैजिस्टिकेशन बोलते हैं। ऐसे सारे शब्द आज तक आप लोग के सामने नहीं आए होंगे, ये मेरा दावा है, नहीं आए होंगे, इसलिए इन सबको पढ़ना अनिवार्य है। इसीलिए बोलती हूँ बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, भोजन को चबाया जाना, अच्छे से चबा के पेट में चला गया और वो मिल रहा है, उसी को मैजिस्टिकेशन बोलते हैं। अच्छे से चबाना ही भोजन को मैजिस्टिकेशन बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो है मैं जो इसमें है उसको पढ़ूंगी। भोजन को मुख में चबाना मैजिस्टिकेशन कहलाता है। यह संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण है। शेष पाचन क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में संपन्न होती है। टाइलिन अपना कार्य तभी कर सकता है जब भोजन भली भांति से चबाया जाता है। बहुत लोग भोजन मुंह में डालते हैं और एक बार टुप 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 करके अंदर, मतलब वो उसको जो है कितनी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, हे भगवान, मतलब उतना जल्दी कोई दुश्मन को भी मार के भगाने की कोशिश नहीं करता जितना जल्दी लोग खाना खाते हैं। बाद में बोलते हैं गैस बनता है, कब्ज रहता है, मोटे हो रहा है, पेट निकल रहा है। लेकिन आपको मैजिस्टिकेशन करना बहुत अनिवार्य है। पहले भोजन को खूब अच्छे से चबाना, जब आप चबाओगे तभी उसमें आपका क्या होगा, टाइलिन मिलेगा, और जब टाइलिन मिलेगा तब आपका काम करना शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। मुख्य पार्श्विक, ऑक्सीटिक या पेप्टाइड। तो पार्श्विक जो कोशिकाएं होती है वो आमाशय में अम्ल मिलाने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ACTH का फुल फॉर्म बताइए। ACTH का एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अटेन्यूएटेड सेल ट्रोपिक हार्मोन, अटैच्ड सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन। आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का ये आपका क्वेश्चन था 50। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया है। कल हम लोग 50 से आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जब इसको विस्तारित करने लगी है, मतलब कि जब समझाने लगी है तो ज़्यादा लेट हो जाता है, वीडियो लंबी बन जाती है। लेकिन बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग बता दे रहे हैं हम आपको, वरना समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी, मतलब वही होता है ना कि जब आप बीच में छोड़ के कोई चीज़ जाते हो तो क्या होता है कि जो इसमें नई चीज़ें आपको पता चलती है, जैसे मैस्टिकेशन है आपको पता चला, अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो तो कैसे पता चलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वॉइस नोट में, क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय। खूब सारा पढ़िएगा, जो भी ज़रूरी हो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।